नमस्कार। बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी के लिए प्रस्तुत करता हूं 8 जून से 14 जून 2020 का रोजगार और निर्माण का लेटेस्ट अंक का रिव्यू। इसके माध्यम से सप्ताह भर के तमाम करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और सरकारी नौकरी की जानकारी हम देखेंगे। वीडियो आपको पसंद आए, मेरा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और अन्य दोस्तों को भी शेयर कर देना जो भी आपसे खास तौर पर स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स पर जुड़े हों। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश में एकल नागरिक डाटाबेस बनाया जाएगा। इससे होगा क्या, विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको अलग अलग जानकारी नहीं देनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में बैठक को भोपाल में संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में लगभग 600 से 700 हितग्राही मूलक योजनाएं संचालित हैं। इन योजनाओं का लाभ देने के लिए हितग्राहियों का अलग अलग पंजीयन किया जाता है। इससे एक और तो शासकीय मशीनरी को बहुत समय खर्च करना पड़ता है, वहीं नागरिकों को भी बार बार जानकारी उपलब्ध करानी होती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एकल नागरिक डाटाबेस बन जाने से शासकीय मशीनरी का समय बचेगा और नागरिकों के लिए भी नई व्यवस्था अधिक सुविधाजनक होगी। 3 राज्यों राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में यह सुविधा पहले से चालू है। राजस्थान में यह योजना भामाशाह के नाम से और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में प्रजा साधिकार के नाम से संचालित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एकल नागरिक डाटाबेस बन जाने से हितग्राहियों से बार बार उनके दस्तावेज नहीं मांगने होंगे। जैसे कि एक बार किसी नागरिक का जाति प्रमाण पत्र जारी करने के बाद उसका रिकॉर्ड एकल डाटाबेस में रहेगा, अतः किसी दूसरी योजना का लाभ लेने के लिए उससे दोबारा जाति प्रमाण पत्र मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। एकल नागरिक डाटाबेस में नागरिक के नाम, पते आदि के अलावा उसकी शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूमि का विवरण, उगाई गई फसल, मूल निवासी प्रमाण पत्र, गरीबी रेखा प्रमाण पत्र आदि की जानकारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एकल डाटाबेस के निर्माण के लिए समग्र डाटा को बेहतर बनाया जाएगा तथा आधार के बायोमेट्रिक का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही विभिन्न प्रकार के डाटा का मिलान कर तथा नागरिक का बायोमेट्रिक से सत्यापन कर एकल डाटाबेस का निर्माण किया जाएगा। इसे निरंतर अपडेट करने की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं के भंडारण का कार्य 100% सुरक्षित करने के निर्देश विभिन्न कलेक्टरों और अधिकारियों को दिए। गेहूं उपार्जन की बात करें तो गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश देश में पंजाब के बाद दूसरे नंबर पर है। अब तक 1,25,60,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हो चुका है। कुछ जिलों में अभी भी गेहूं खरीदी चालू है, जैसे कि इंदौर, भोपाल, उज्जैन और देवास। रोजगार सेतु पोर्टल 10 जून को मुख्यमंत्री इसको लॉन्च करेंगे। मध्य प्रदेश में लौटे प्रवासी श्रमिकों की जानकारी कुशल और अकुशल श्रेणी में उनकी योग्यता के साथ 10 जून से रोजगार सेतु पोर्टल पर उपलब्ध होगी। इसका एड्रेस रहेगा www.rozgarsetu.mp.gov.in। प्रवासी श्रमिकों में निर्माण श्रमिकों की 43, असंगठित श्रमिकों की 40 और कारखानों में नियोजित श्रमिकों की 9 श्रेणियां हैं। यहाँ पर कोशिश सरकार को ये करनी चाहिए कि एक ही पोर्टल ऐसा बनाए जिस पर सभी नौकरी पाने वाले और नौकरी देने वाले दोनों ही लोग हों। लेकिन यह पोर्टल जो बनाया गया है ये केवल प्रवासी श्रमिकों के लिए है। क्यों न यह व्यवस्था सभी के लिए लागू कर दी जाए, क्योंकि प्रवासी श्रमिकों को तो नितांत रोजगार की ज़रूरत है ही, लेकिन जो पहले से बेरोजगार मध्य प्रदेश में बैठे हैं उनका क्या होगा। सरकार को चाहिए कि वह समग्र दृष्टि से सोचे, एक काला चश्मा या सफ़ेद चश्मा लगा कर न सोचे कि फिलहाल केवल प्रवासी श्रमिकों की समस्या है तो इन पर ध्यान देंगे, बरसात हो जाएगी उसके बाद ही बोवनी पर ध्यान देंगे। जब लोगों को रोजी रोटी का संकट रहेगा तभी उन्हें रोजगार उपलब्ध कराएंगे। सरकार को सोचना चाहिए कि पानी से पहले बांध की व्यवस्था करें, मतलब पानी गिरने से पहले बांध की व्यवस्था करें, न कि तब जबकि पानी गिरने लगे और आप बांध का जो है पुलिया बना रहे हो या फिर अन्य कोई ऐसा काम कर रहे हो। प्रदेश के 7 विश्वविद्यालयों में लगभग 4 लाख विद्यार्थी देंगे परीक्षा। स्नातक अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं पेन पेपर के माध्यम से होगी 29 जून से 31 जुलाई तक। 7 विश्वविद्यालयों में लगभग 4 लाख विद्यार्थी स्नातक यानी कि फाइनल सेमेस्टर की ग्रेजुएशन की परीक्षा देंगे और बाकी के जो विद्यार्थी हैं वह स्नातकोत्तर
की परीक्षा देंगे। तो 4 लाख विद्यार्थी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की कुल मिलाकर परीक्षा देने वाले हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इन परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से होगा। हालांकि लगातार छात्रों के द्वारा और विभिन्न संगठनों के द्वारा इस निर्णय का विरोध भी किया जा रहा है, क्योंकि यह कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस को बुलावा देने जैसा होगा, ऐसा माना जा रहा है। जान है तो जहान है, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो निरंतर लगे रहिए लक्ष्य को प्राप्त करने में और ज़रूर तैयारी करिए, क्योंकि तैयारी से ही सफलता मिलती है। स्नातक कक्षाओं के प्रथम और द्वितीय वर्ष सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में प्रवेश देकर 1 सितंबर 2020 से नया सत्र शुरू किया जाएगा। इस वर्ष के लिए स्नातक कक्षाओं और पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का नया सत्र 1 अक्टूबर 2020 से शुरू होगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूर्ण होने पर इनका खूब गुणगान किया। इन्होंने मोदी का फुल फॉर्म भी बताया कि मोदी एक नाम नहीं मंत्र है। एम का मतलब होता है मोटिवेशनल, मेहनती। ओ का मतलब होता है ओजस्वी, भारत में छिपे अपॉर्चुनिटी को पहचान कर उसे निखारने का प्रयास करने वाले नेता। कोरोना की चुनौती को उन्होंने अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर में बदला। श्री चौहान ने कहा कि मोदी के डी का अर्थ है दूरदर्शिता रखने वाले, डायनामिक लीडरशिप और डेवलपमेंट की ओर ले जाने वाले नेता। आई से आशय इन्होंने बताया इंस्पायरिंग, दृढ़ इच्छा शक्ति से इंडिया को अलग पहचान देने वाले नेता। वे सभी को ऊर्जा और विश्वास से भरने का कार्य करते हैं। श्री चौहान ने कहा कि दुनिया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को विकास पुरुष के नाम से जानती है। चलिए, बहुत दिनों में विकास का नाम सुनाई दिया है, कहीं गुम हो गया तो लगता है विकास। चलिए, अब पिछले सप्ताह के करंट अफेयर्स हम देख लेते हैं। ये करंट अफेयर्स एमपी की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए तो उपयोगी है ही, रेलवे, बैंक और अन्य केंद्रीय स्तर की परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। 30 मई को रेलवे ने निर्णय लिया कि पीपीई किट पहनकर टिकट चेक करेंगे टीटीई। टीटीई मतलब ट्रेन टिकट एग्जामिनर। इसके अलावा टीटीई को मैग्नीफाइंग ग्लास भी दिया जाएगा ताकि वह दूर से ही टिकटों की जांच कर सके। WHO ने यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किशोरों को तंबाकू की लत से बचाने के लिए एक नया टूल किट लॉन्च किया है। यह टूल किट 13 से 17 वर्ष की आयु के स्कूली छात्रों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस टूल किट में क्या होगा, एक 5 मिनट का वीडियो और 10 मिनट का क्विज जैसे टूल शामिल रहेंगे। साथ ही यह टूल किट छात्रों को 2 समूह में बांटकर चर्चा और कार्यशाला भी आयोजित कराता है। WHO के हेल्थ प्रमोशन निदेशक रूडिगर क्रिच ने बताया कि युवाओं को जागरूक करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि तंबाकू की लत वाले 10 में से 9 लोग 18 से कम आयु वर्ग से इसकी शुरुआत करते हैं। हम युवाओं को इतनी जानकारी देना चाहते हैं कि वे तंबाकू के सेवन से दूर रहें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दक्षिण सूडान पर लगी हथियार, यात्रा और वित्तीय पाबंदियों को 1 वर्ष के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव का मसौदा अमेरिका ने तैयार किया है। तो किस पर यह प्रतिबंध लगाया गया है? दक्षिण सूडान पर। प्रस्ताव के दौरान रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने मत विभाजन में भाग नहीं लिया। प्रस्ताव के अनुसार दक्षिणी सूडान में शांति की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने का स्वागत किया गया है। प्रस्ताव में दक्षिण सूडान में लगातार संघर्ष पर गहरी चिंता भी व्यक्त की गई है और शांति समझौते के उल्लंघन की निंदा की गई है। 31 मई को ओपन बोर्ड की परीक्षाएं 17 जुलाई से होगी, यह निर्णय लिया गया। तो ओपन बोर्ड की जो परीक्षाएं होगी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 17 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके यह जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि पहले यह परीक्षाएं 24 मार्च से 24 अप्रैल तक आयोजित होनी थी, लेकिन राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण इन परीक्षाओं को स्थगित किया गया था। फिर से डेट शीट जारी कर दी गई है। जम्मू और कश्मीर तथा नक्सल प्रभावित राज्यों में तैनात सीआरपीएफ के जवानों के लिए 40,000 से ज़्यादा हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट और 170 से ज़्यादा बख्तरबंद वाहन मिलेंगे। केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दी है। सीआरपीएफ के अधिकारियों के अनुसार इन बुलेट प्रूफ जैकेट्स का वजन पुराने जैकेट के वजन से लगभग 40% कम है।
नए जैकेट्स से जवानों के शरीर को पूरी तरह से सुरक्षा मिलेगी। आतंकियों के खिलाफ अभियान में इन जैकेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही जवानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 80 मारुति जिप्सी वाहनों को रीफेब्रिकेट कर कवचनुमा बनाया गया है। इन वाहनों में 5-6 जवानों के बैठने की क्षमता है। ये वाहन गोलियों की बौछार से लेकर ग्रेनेड हमला तक सह सकते हैं। यदि आप भी भारत के जवानों के लिए गए इस निर्णय की सराहना करना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि पता चले कि आप कितना देश के जवानों से प्यार करते हैं। पाकिस्तान ने देश के लगभग सभी हवाई अड्डों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बहाल करने का निर्णय लिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में सभी देशी और विदेशी एयरलाइन की विदेश जाने वाली सभी शेड्यूल, नॉन शेड्यूल और चार्टर्ड विमानों को केवल विदेश जाने वाले यात्रियों के साथ उड़ान भरने की अनुमति दी गई है। इससे पहले पाकिस्तान ने 16 मई को घरेलू विमान सेवाएं बहाल की थी। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के कारण पाकिस्तान ने भी लॉकडाउन लगाकर सभी उड़ानें रद्द कर दी थी। आयकर विभाग ने जारी किए नए आईटीआर फॉर्म। आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न। आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए नए फॉर्म जारी किए हैं। वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर आईटीआर फर्स्ट, जिसको सहज भी कहा जाता है, आईटीआर 2 यानी आईटीआर 2, आईटीआर 3 सॉरी आईटीआर 4 सुगम, आईटीआर 5, आईटीआर 6, आईटीआर 7 और आईटीआर 5 फॉर्म जारी किए हैं। आयकर विभाग ने कोरोना महामारी को देखते हुए पहले जारी किए गए आईटीआर फॉर्म फर्स्ट और आईटीआर 4 को वापस ले लिया था, ताकि महामारी की वजह से दी गई राहतों को नियमों में शामिल किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कोरोना महामारी के कारण नई मतदान व्यवस्था के तहत 17 जून को सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों के लिए चुनाव का फैसला किया है। महासभा के निर्णय के अनुसार सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के चुनाव और आर्थिक तथा सामाजिक सदस्यों के चुनाव जून 2020 में एक साथ पूर्ण बैठक के बिना आयोजित किए जाएंगे। भारत एशिया प्रशांत सीट के लिए एकमात्र दावेदार है। ऐसे में भारत का सुरक्षा परिषद का सदस्य बनना तय हो गया है। आपकी जानकारी के लिए, वैसे आपको पता होगा लेकिन फिर भी बता देते हैं जिनको पता नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 सदस्य देश हैं: अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। ये 5 सदस्य तो स्थायी होते हैं, बाकी 5 सदस्यों का चुनाव होता है और चुनाव के जरिए इन अस्थायी सदस्यों का निर्णय लिया जाता है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने कोई बड़ा फैसला किया है। देखते हैं कौन सा फैसला है। डीआरडीओ ने कोरोना की दवा तैयार की है। इस दवा को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मरीजों पर परीक्षण की अनुमति दे दी है। डीआरडीओ ने उत्तर प्रदेश सरकार से 3 मेडिकल कॉलेजों में दवा के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति मांगी थी। डीआरडीओ ने कहा कि सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद तथा राष्ट्रीय विषाणु संस्थान पुणे में SARS-CoV-2 विषाणु में इस दवा का लैब परीक्षण किया गया है। यह दवा वायरस को खत्म करने में बहुत ही कारगर साबित हुई है। तो डीआरडीओ ने यह दवा तैयार की है। पेंशन भोगियों को बढ़ी हुई पेंशन देगा ईपीएफओ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के पेंशनधारियों को अब बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। ईपीएफओ ने एक बयान में बताया कि केंद्र सरकार द्वारा परिवर्तित पेंशन को बहाल करने के लिए कुल 973 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इनमें पेंशन के लिए 868 करोड़ रुपए तथा अरियर के लिए 105 करोड़ रुपए हैं। ईपीएफओ की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने श्रमिकों द्वारा लंबे समय से की जा रही मांगों में से एक को स्वीकार कर लिया है। मांग ये थी कि नौकरी के 15 वर्ष बाद पेंशन के परिवर्तित मूल्य को बहाल करने की अनुमति दी जाए। सरकार के इस फैसले से ईपीएफओ के 65 लाख से ज़्यादा पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। निजी विमानन कंपनी एयर एशिया इंडिया ने कोरोना महामारी से निपटने में डॉक्टरों के योगदान के प्रति आभार जताते हुए घरेलू मार्गों पर डॉक्टरों को 50,000 रेड पास देने की घोषणा की है। इस पास के तहत मूल किराया माफ होगा। इस योजना के तहत यात्रा 1 जुलाई से 30 सितंबर 2020 के बीच होनी चाहिए। एयर एशिया इंडिया ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में डॉक्टरों के योगदान का सम्मान करते हुए यह योजना शुरू की गई है। इसके तहत घरेलू नेटवर्क पर किसी भी गंतव्य के लिए डॉक्टर 50,000 सीट सिर्फ शुल्क और करों का भुगतान कर बुक कर सकेंगे।
कोरोना वायरस अब धीरे धीरे अपनी क्षमता खो रहा है। अब यह उतना जानलेवा नहीं रह गया है जितना यह शुरुआत में था। यह दावा इटली के टॉप डॉक्टरों ने किया है। पिछले 10 दिनों की जांच में जो तथ्य सामने आए उससे पता चला कि वायरस 2 महीने पहले की तुलना में कमज़ोर पड़ चुका है। उन्होंने कहा कि क्लिनिकल रूप से कोरोना वायरस अब इटली में मौजूद नहीं है। उल्लेखनीय कि इटली कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में से एक है। इटली में 33,000 से अधिक लोग कोरोना वायरस के कारण काल का ग्रास बने हैं। हालांकि बीबीसी की एक रिपोर्ट बता रही है कि भारत ने इटली को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत 5वें नंबर पर कोरोना के फैलने के मामले में आ चुका है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि भारत की जनसंख्या ज़्यादा है, इटली छोटा सा देश है। विश्वविद्यालय अब 1 जुलाई से पहले भी करा सकेंगे परीक्षा। विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं को लेकर प्रयास शुरू हो गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने परीक्षाओं का संचालन के लिए जो नियम बनाए थे, अब विश्वविद्यालयों को इसने फ्री हैंड दे दिया है। विश्वविद्यालय अब कोविड-19 के संक्रमण की स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए अपने स्तर पर परीक्षाएं कराने की योजना तैयार कर सकेंगे। ये परीक्षाएं अब 1 जुलाई से पहले भी हो सकती है और जुलाई के बाद भी हो सकती है। इससे पहले यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को लेकर जारी किए गए शैक्षणिक कैलेंडर में जुलाई माह में परीक्षा आयोजित कराने का सुझाव दिया था। इसमें सबसे पहले अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा कराने को कहा था, जो 1 से 15 जुलाई के बीच होनी थी। इसके बाद पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षा आयोजित होनी थी। यूजीसी के चेयरमैन हैं डॉक्टर डीपी सिंह। इन्होंने कहा कि जो शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया गया था वह तात्कालिक परिस्थितियों के आकलन के आधार पर तैयार किया गया था। यूजीसी के चेयरमैन का नाम याद रखिए, डीपी सिंह। भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी के वैज्ञानिकों ने प्राण परियोजना के तहत लगभग 2 महीने में ही स्वदेशी तकनीक और उपकरणों से आईसीयू श्रेणी के वेंटिलेटर का प्रोटोटाइप तैयार किया है। इस वेंटिलेटर में आरओ और ऑटोमेटिव कंपनियों के उपकरण लगे हैं। असम में लगातार बारिश के कारण 3 इलाकों में भूस्खलन हुआ। इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। 3 जून को यह हादसा हुआ। यह हादसे कछार, हैलीकांडी और करीमगंज जिलों में हुए। इन हादसों में 9 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। असम में कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। ऐसे में प्रभावित इलाकों का सड़क संपर्क भी टूट गया है। केंद्र सरकार ने घर बैठे पढ़ने का वैकल्पिक कैलेंडर जारी किया। केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने कक्षा 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक वैकल्पिक कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर को राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी द्वारा विकसित किया गया है। यह वैकल्पिक कैलेंडर कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों को कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न संकट में उन्हें घर से पढ़ाई जारी रखने में मदद करेगा। केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर बताया कि यह कैलेंडर शिक्षकों और विद्यार्थियों को डिजिटल और ऑनलाइन पोर्टल से परिचित होने में मदद करेगा। इस कैलेंडर की मदद से छात्र और शिक्षक मोबाइल एप्लीकेशन, टीवी चैनल और एनसीईआरटी का यूट्यूब चैनल के माध्यम से शैक्षिक सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही छात्र हेल्पलाइन नंबर से अपने प्रश्नों का उत्तर भी प्राप्त कर सकेंगे। WHO ने कोरोना महामारी के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली एंटी मलेरिया दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के परीक्षण को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है। अमेरिका सहित विश्व के कई देशों ने कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में HCQ दवा का इस्तेमाल किया है, लेकिन कुछ दिन पहले एक पत्रिका की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि HCQ दवा के इस्तेमाल में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद WHO ने इसके परीक्षण पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए थे। बाद में WHO ने इस दवा के परीक्षण पर रोक लगा दी थी। इस रोक के बाद भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने दवा के बारे में कहा था कि भारत में हुए शोधों में HCQ इस्तेमाल करने से कोई दुष्परिणाम सामने नहीं आए हैं। अफगानिस्तान में पिछले दिनों हुए अलग अलग आतंकी हमले में लगभग 3 पुलिसकर्मियों सहित 15 लोगों की मौत हो गई है। ये तीनों हमले अलग अलग प्रांतों में हुए हैं। पहला आतंकी हमला पक्तिया प्रांत के सेतकरम जिले में हुआ। यह बम धमाके में पुलिस अधीक्षक मोहम्मद हुमायूं सहित 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात होंगे स्वदेशी लड़ाकू विमान। नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य पर लड़ाकू विमान तेजस-N की सफल लैंडिंग ट्रायल के बाद
अब दूसरे स्वदेशी लड़ाकू विमान को विकसित करने की मंजूरी मिल गई है। एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी मेक इन इंडिया के तहत डबल इंजन के स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाएगी। नए लड़ाकू विमान अगले 6 वर्षों में बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके बाद इन्हें INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन यानी गावी को $15 मिलियन की मदद दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा आयोजित वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने यह मदद देने की बात कही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गावी को हमारा समर्थन फंडिंग तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि यह न केवल एक वैश्विक गठबंधन है बल्कि वैश्विक एकजुटता का प्रतीक है और इस बात की भी याद दिलाता है कि दूसरों की मदद करते हुए भी हम अपनी मदद कर सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत में एक बड़ी आबादी, सीमित स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और भारत टीकाकरण का महत्व समझता है। उल्लेखनीय है कि इस समिट में विश्व के 50 से ज़्यादा देशों के बिजनेस लीडर्स, सिविल सोसाइटी, UN एजेंसियों और सरकार के मंत्रियों ने हिस्सा लिया था। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने वन विभाग, नगरीय निकायों, गैर सरकारी संगठनों, कारपोरेट्स और स्थानीय नागरिकों के बीच भागीदारी और सहयोग पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करते हुए अगले 5 वर्षों में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करने के लिए नगर वन योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने टाइम फॉर नेचर पर जोर देते हुए कहा कि यदि हम प्रकृति की रक्षा करते हैं तो प्रकृति हमारी रक्षा करती है। अच्छा, पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है? 5 जून को। लॉकडाउन 5 अर्थात अनलॉक फर्स्ट में दुकानों के खुलने पर बहुत भीड़ एकत्र न हो और सावधानी बरती जाए। कोरोना नियंत्रण की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। इस बारे में सभी दुकानदार, आम नागरिक और नगर निगम सहित संबंधित सरकारी विभाग विशेष ध्यान रखेंगे। इस बारे में कलेक्टर्स को भेजे जा रहे हैं। विस्तृत निर्देश भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप तैयार किए गए हैं। इनका कलेक्टर्स द्वारा पालन सुनिश्चित कराया जाए। सार्वजनिक क्षेत्रों में फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है। हैंड सैनिटाइजर और साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था भी दुकानों के पास उपलब्ध कराने के निर्देश है। दुकानों पर बिना मास्क के कोई ग्राहक नहीं आ सकेगा। ये सभी बातें मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राज्य में कोरोना नियंत्रण की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कही। बैठक में जानकारी दी गई कि मध्य प्रदेश में कुल 8,420 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए। यह उस समय की बात है, अब संख्या बढ़ गई है। 9,500 से ज़्यादा मरीज अभी तक मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। तो अलग अलग जगहों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने उचित निर्देश दिए। यहाँ पर जिन जिलों में अच्छी स्थिति नहीं है वह भी मुख्यमंत्री ने बात की। प्रदेश का रिकवरी रेट है 62%, जबकि देश का रिकवरी रेट 48% है। श्री चौहान ने जबलपुर के संबंध में समीक्षा के दौरान कहा कि जबलपुर में 20 मार्च को प्रथम कोरोना पॉजिटिव की जानकारी प्राप्त हुई थी। जिले में नियंत्रण अच्छा रहा, लेकिन किसी भी स्थिति में रोग को छुपाने का कार्य नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि इन्होंने छुपाया था। जिले में हुई 10 मृत्यु के संबंध में मुख्यमंत्री ने प्रकरणवार जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई मृत्यु की घटनाओं की समीक्षा कर स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ प्रकरण में रोगी के अस्पताल में रहने की अवधि 1 या 2 दिन है। इसका अर्थ है कि रोगी की पहचान के कार्य में विलंब हुआ है। इस तरह का विलंब नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जबलपुर में नागरिकों में लक्षणों के आधार पर रोग की सीधी पहचान, समुचित उपचार और आवश्यक सावधानियां बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राजगढ़ जिले में कोरोना नियंत्रण की समीक्षा करते हुए पूछा कि क्या सर्वे दल अभी भी सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही बाहर से आए श्रमिकों की स्क्रीनिंग की क्या व्यवस्था है। कलेक्टर ने बताया कि जिले में 1600 से अधिक श्रमिक बाहर से आए थे, जिनकी क्वारंटीन की व्यवस्था की गई है। जिले में कुल 60 सर्वे दल कार्य कर रहे हैं। कुल 6 कंटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं, जिनमें 18,220 आबादी कवर हो रही है। समीक्षा के दौरान बताया गया कि इंदौर और उज्जैन में स्थिति में सुधार हो रहा है। राज्य शासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं के मुकाबले अस्पतालों में रोगियों की संख्या काफ़ी कम है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने 2 दिन मालवांचल में रहकर कोरोना वायरस नियंत्रण के लिए अस्पतालों का निरीक्षण और व्यवस्थाओं के अवलोकन का कार्य किया। इस तरह से मध्य प्रदेश में कोरोना नियंत्रण के लिए सभी स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के उपचार के लिए
पर्याप्त व्यवस्था रखी गई है। बड़ी संख्या में मरीज ठीक होकर घर भी पहुंचे हैं। शासन के प्रयासों से ही इस पर प्रभावी नियंत्रण कायम होता दिख रहा है। दोस्तों, यदि इस वीडियो के संबंध में आपका कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं या पूछें। ब्रह्मांड को जानने में इस पेपर में दिया गया है पृथ्वी के बारे में जानकारी। पृथ्वी के व्यास का लगभग आधा यानी कि 2900 किलोमीटर, आयतन का 83% और द्रव्यमान का 67% होता है पृथ्वी में मेटल यानी कि धातु। ऊपरी परतों की गति का निर्धारण जिस गतिशील प्रक्रिया से होता है उसका संचालन इस मेटल के द्वारा होता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह के नीचे 45 से 56 किलोमीटर तक की औसत गहराई से शुरू कर मेटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है, जहां यह बाहरी क्रोड से मिलता है। मेटल लाल गर्म चट्टान का खोल होता है और पृथ्वी की धातु संबंधी और अंशतः गलित क्रोड, जो कि आंतरिक और बाहरी दोनों क्रोडों को पृथ्वी की परतों की ठंडी चट्टानों से अलग करता है। मैग्नीशियम और लौह धातुओं से समृद्ध मिलिकेट धातुओं से यह मेटल बना है। बाहरी क्रोड के पास मेटल का घनत्व 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से लेकर 5.5 ग्राम गहराई के अनुसार बढ़ता है। मेटल का ऊपरी हिस्सा जो लगभग 250 किलोमीटर मोटा है एस्थेनोस्फेयर कहलाता है। यह चट्टानें आंशिक रूप से पिघली हुई होती है और धातु कणों के बीच द्रव की एक पतली सिल्ली होती है। नीचे के मेटल के लाल गर्म होने और ऊपरी मेटल के आंशिक गलित रूप दोनों के मिलने से पूरा मेटल लचीला बन जाता है। इस लचीलेपन के ऊपर पृथ्वी की ऊपरी सतह, महाद्वीप और महासागर समेत लिथोस्फेयर टिका है। पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर एस्थेनोस्फेयर से इस बात में अलग है कि यह अपेक्षाकृत ठंडा और अधिक कड़ा रहता है। बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाएगा 12 जून को। विश्व बाल श्रमिक दिवस पर यहाँ पर 12 जून को विशेष आलेख दिया गया है। आइए थोड़ा सा इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। बाल श्रम निषेध के लिए विधिक उपाय ही नहीं, जन जागरूकता भी जरूरी है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इसकी शुरुआत की थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट बाल श्रम के वैश्विक अनुमान, परिणाम और रुझान 2012 से 16 में कहा गया है कि 5 और 17 वर्ष की उम्र के बीच 152 मिलियन बच्चों को अवांछनीय परिस्थितियों में श्रम करने को मजबूर किया जा रहा है। संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में बाल श्रम में शामिल 152 मिलियन बच्चों में से 73 मिलियन बच्चे खतरनाक किस्म के काम करते हैं। ऐसे खतरनाक श्रम में हाथों से सफाई, निर्माण में जुटे कल कारखानों में काम, कृषि में बड़े मजदूरों के समकक्ष काम, खदानों में काम, भवन निर्माण के काम, फेरी लगाकर उपभोक्ता सामग्री बेचने का काम और घरेलू नौकर के रूप में काम करना शामिल है। तो इससे कहीं ना कहीं बच्चों का सामान्य बचपन और उचित शिक्षा से वे वंचित रह जाते हैं। खतरनाक बाल श्रम के कारण दुनिया भर में 45 मिलियन लड़के और 28 मिलियन लड़कियां प्रभावित हैं। यहाँ पर अलग अलग आंकड़े दिए हैं। हाल के वर्षों में खतरनाक श्रम में शामिल 5 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या बढ़कर 19 बिलियन हो गई है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 15 से 24 वर्ष आयु समूह वाले 541 मिलियन युवा श्रमिकों में से 37 मिलियन बच्चे वे हैं जो खतरनाक बाल श्रम करते हैं। यह विश्व के कुल श्रमिक क्षमता का 15% है। इन श्रमिकों को कार्य करने के दौरान अन्य श्रमिकों की तुलना में 40% अधिक घातक चोटें लगती है, क्योंकि बच्चे काम ज़्यादा आता नहीं है। सेव द चिल्ड्रन रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के आधे से अधिक बच्चों को गरीबी, संघर्ष और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव का खतरा है। ये बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, यहाँ तक कि स्वास्थ्य देखभाल तथा भोजन जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित होते हैं। बाद में कुपोषण का शिकार होते हैं और इनकी मानसिक अवस्था भी दयनीय हो जाती है। तो इनका बचपन और भविष्य जिसका उन्हें हक है वह भी इनसे छीन लिया जाता है। एक अभिशाप है बाल श्रम और आगामी पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ है बाल श्रम। तो निश्चित तौर पर इस पर रोक लगनी चाहिए। बहुत सारे कारण बाल श्रम के हैं, जैसे
बाल श्रम केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, वैश्विक समस्या है। यूनिसेफ के अनुसार बच्चों को काम पर इसलिए रखा जाता है क्योंकि उनका आसानी से शोषण किया जा सकता है। बच्चे अपनी उम्र के अनुरूप कठिन काम जिन कारणों से करते हैं उनमें आमतौर पर गरीबी पहला कारण है। इसके अलावा जनसंख्या विस्फोट, सस्ता श्रम, उपलब्ध कानूनों का लागू नहीं होना, बच्चों को स्कूल भेजने के प्रति अनुच्छुक